यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग हेडिंग लेते हैं, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, यस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं कुछ पैरामीटर्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बताते हैं कि भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो भी इक्वेशन आपकी डिफाइन होगी, है ना, उसके अंदर कौन कौन से आपके यहाँ पे कांस्टेंट या जो आपके पैरामीटर्स हैं यहाँ पे डिफाइन किए गए। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन क्या करती है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये बच्चों एक्सप्लेन करती है 3D मोशन के बारे में, ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन। इट डिस्क्राइब अबाउट द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों मूवमेंट है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल मोशन क्या है। अब 3 डायमेंशनल का मतलब आपको समझ में आता है कि सर यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या उसका पोजीशन है, वाई एक्सिस में बच्चों उसकी क्या पोजीशन है, और जेड में क्या पोजीशन। तो स्पेस के अंदर एग्जैक्टली उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, उसका मोशन क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ से मिलेगा एक्सप्लेनेशन। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बेसिक मतलब क्या है। बाकी इक्वेशन ये होती क्या है तो मैं इक्वेशन एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन एक बार मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ इक्वेशन। बाकी मैं इक्वेशन को ड्राइव भी करूंगा, ठीक है ना, आपके लिए, बिकॉज एडवांस में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अपन एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। ये बच्चों आती है, इसमें डबल डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी बाई स्क्वायर बाई आपके बाई एक्सिस को लेके। देखो यहाँ पे आपका जो देखो साई क्या है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का मतलब जैसे कोई बच्चों वेव इस तरीके से मूव कर रही है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, ये सारे पैरामीटर्स को बच्चों अपन रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन से, जिसको अपन साई बोलते हैं, ठीक है, कोई अपन लिखा है। तो किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बच्चों डेफिनेटली वेव नेचर को होल्ड कर रहा है। हम लोगों ने डी ब्रोगली के डुअल नेचर से देखा था। तो इलेक्ट्रॉन जो वेव नेचर को होल्ड कर रहा है तो डेवलप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो लिखेंगे अपन डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आता है प्लस 8 पाई स्क्वायर स्मॉल एम डिवाइड बाई प्लांक्स कांस्टेंट उसका स्क्वायर रहेगा, और ब्रैकेट में बच्चों आता है कैपिटल ई माइनस बी, कैपिटल ई माइनस बी एंड साई। ये क्वेश्चन है, तो मैं आपसे कि बच्चों ये क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान रखें। बाकी क्वेश्चन कैसे ड्राइव होती है वो आज मैं करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी इसमें देखो, इसमें साई क्या है, तो साई आपका है वेव फंक्शन, साई इज ए वेव फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे स्मॉल एम देखो ये यहाँ पे यूज किया गया है, स्मॉल एम, ये सब पैरामीटर्स हैं। स्मॉल एम का मतलब क्या है, दिस इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं स्मॉल एच, आपको पहले से पता है बच्चों, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आपका ई क्या है, जो कैपिटल ई, ये कैपिटल ई लिखा हुआ है, कैपिटल ई आपकी है टोटल एनर्जी, और जो बी दे रखा है इसका मतलब है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ये जो सिर्फ जो मैंने इक्वेशन लिखी, एक इक्वेशन भी पूछी गई है बहुत बार कि आपकी जो करेक्ट इक्वेशन होगी वो आपकी क्या होगी एग्जैक्टली, ठीक है। तो करेक्ट इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। तो कैसे याद रखना है, देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस में आपका जो वेव फंक्शन है उसका डबल डिफरेंशिएशन, प्लस आपको तीनों एक्सिस में करना है, बिकॉज हम लोग बच्चों बात करें 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में, ठीक है। तो सेकंड है आपका वेव फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन इन बाई एक्सिस, वेव फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन इन जेड एक्सिस। ये तीनों याद हो गए आपको, डी स्क्वायर साई बाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी बाई, इसको मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा। बाकी फिर इसमें ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ से ये एक दो बार आप लिख के देखोगे तो समझ में आएगा। मैं अभी ड्राइव करूंगा। यहाँ से आता है 8 पाई स्क्वायर स्मॉल एम डिवाइड बाई एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस बी, और आपका यहाँ पे साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन है। इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए। यही आपकी है
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सभी क्लियर हो गया यहाँ तक? इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको और भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें एक्स एक्सिस के बारे में बात करी जा रही है, इसमें वाई एक्सिस के बारे में बात करी जा रही है, इसमें जेड एक्सिस के बारे में बात करी जा रही है। तो एक्स बाई जेड को श्रोडिंगर ने बच्चों कैसे लिया था, है ना, वो भी टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी, देखते हैं अभी। तो श्रोडिंगर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, यहाँ बच्चों जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है और जो आपका जेड एक्सिस है, इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि एक्स एक्सिस जो है उसको बच्चों इन्होंने मैथमेटिकल टर्म को चेंज किया है, उसमें बोला है आर, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर आपकी डिस्टेंस है। नेक्स्ट बाई को, बाई एक्सिस पर उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया है, थीटा। थीटा टर्म इन्होंने यूज किया बाई एक्सिस के लिए। और जेड एक्सिस के लिए यहाँ पे क्या उन्होंने यूज किया बच्चों, इस तरीके से फाई जो आपका रहता है मैथमेटिकल पैरामीटर्स, है ना, जो आपका ये टर्म होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी हम अभी ड्राइव करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा कि एक्स एक्सिस में उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया है, आर। मतलब अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख के दिखाऊं तो ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में उन्होंने क्या बच्चों डिफाइन किया है, स्मॉल आर। ठीक है, बाई एक्सिस में उन्होंने बच्चों क्या क्या जो रिप्रेजेंटेशन लिया है, आपकी थीटा को। और जेड एक्सिस में उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया है, फाइव। कुछ इसको फाई बोलते हैं, इसको साई बोलते हैं, ये साई है। साई का मतलब स्पेलिंग बोलते हैं पी एस आई, दिस इज साई। और ये जो दे रखा है इसको अपन बोलते हैं फाई। ये बेसिक टर्म है। यस, इट इज क्लियर। तो इन्होंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में कुछ इस तरीके से पैरामीटर्स को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चेंज किया था। अब क्या है कि जब यहाँ से हम पूरी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो वहां से हमें साई की वैल्यू पता चलती है। जब हम पूरी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, भी ड्राइव करके आपको दिखाऊंगा, तो वहां से साई की वैल्यू आपको पता आती है। ठीक है, कि वेव फंक्शन हमारा क्या है। फिर इसमें क्या है कि कुछ इसमें मीनिंगफुल वैल्यूज आपकी डिफाइन होती है, इसको अपन बोलते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, ईगन वैल्यूज। ठीक है, EIGEN। ठीक है, दिस इज ईगन वैल्यूज। तो ईगन वैल्यूज बेसिक क्या होती है कि इसी साई की निकल के आती हैं। ये आपकी साई 1 हो गया, है ना, साई 2 हो गया, एंड साई 3 हो गया, एंड साई 4 हो गया, कुछ इस तरीके से। बट हमें इस पर भी ध्यान नहीं देना है। बट हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, उसमें हर टर्म का मतलब क्या है। श्रोडिंगर ने एक्स एक्सिस में किसको, आर को, रेडियस डिस्टेंस को डिफाइन किया था। बाई बच्चों के उन्होंने थीटा डिफाइन किया था। और जेड में आपका फाई डिफाइन किया था। समझ में आ गया? यस। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली वेव फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे अपन समझते हैं। तो वेव फंक्शन, ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा आप बाद में मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वेव फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ से दो पार्ट आते हैं। एक तो आपका आता है रेडियल पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज रेडियल पार्ट। जब भी हम वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन साई बोल रहे थे, तो साई के बच्चों दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को बोलते हैं रेडियल पार्ट, और रेडियल पार्ट को बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर के साथ स्मॉल आर, दिस इज अ रेडियल पार्ट। और एक पार्ट और होता है, उसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं एंगुलर पार्ट के साथ, एंगुलर पार्ट। तो वेव फंक्शन के दो पार्ट, दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक कंपोनेंट आता है आपका रेडियल पार्ट, एक कंपोनेंट आता है आपका यहाँ पे एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ अपन फाई को यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो वेव फंक्शन क्लियर हुआ। वेव फंक्शन के दो कंपोनेंट हैं, एक आपका रेडियल पार्ट है जो रेडियस के बारे में डिफाइन करेगा, दूसरा बच्चों आपका देखो ये किसको एक्सप्लेन करेगा, एक्स एक्सिस को। ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, बाई एक्सिस को। और ये किसको एक्सप्लेन करेगा, जेड एक्सिस को। मुझे बिल्कुल पता है कि कुछ चीजें आपको थोड़ी सी ऐसी लग रही होंगी क्योंकि पहली बार सुन रहे हो, बट आपको ये अगर लेक्चर में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आप वापस भी सुन सकते हो, और मुझसे बाद में जब कल का लेक्चर होगा उसके बाद आप मुझसे मिल सकते हो आगे। तो वेव फंक्शन के दो कंपोनेंट हैं, दो पार्ट आपको ध्यान रखना है। पहला पार्ट इज रेडियल पार्ट, और सेकेंड पार्ट इज जिसको अपन बोलते हैं एंगुलर पार्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक एक क्वेश्चन बहुत इजी आया था बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो एम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था कि एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर पार्ट बच्चों डिफाइन नहीं किया जाता है। एस ऑर्बिटल के लिए डिफाइन नो एंगुलर पार्ट। एस ऑर्बिटल के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या डिफाइन करते हैं अपन, रेडियल पार्ट। एंगुलर पार्ट इसके लिए डिफाइन अपन नहीं करते हैं। क्यों डिफाइन नहीं करते हैं,
बिकॉज एस बच्चों क्या होता है, स्फीरिकल शेप होता है। जब ये स्फीरिकल शेप है तो यहाँ पे कोई एंगल डेवलप नहीं होता। यहाँ पे जो भी सेक्शन है बच्चों वो रेडियल मतलब रेडियस, वो सिर्फ रेडियस के टर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे कोई भी एंगुलर नोड भी नहीं मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नोड आपको सिखाऊंगा, व्हाट इज नोड, नोड बताऊंगा मैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसको नोड बोलते हैं। तो इसमें एस ऑर्बिटल के अंदर हमेशा आपको देखने को मिलेगा रेडियल नोड, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर नोड बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया जाता है, वहां मिलता ही नहीं है। एंगुलर नोड की वैल्यू एस के लिए हमेशा 0 होती है। 1s 2s 3s 4s इन सब के लिए एंगुलर नोड आपको डिफाइन नहीं किया जाता है। ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ध्यान रखना अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एस ऑर्बिटल के लिए हमेशा हम क्या डिफाइन करते हैं, रेडियल पार्ट। कभी भी हम एंगुलर पार्ट को डिफाइन नहीं करेंगे। ये बात क्लियर होगी सभी को? हाँ, दूसरी बात, हम लोगों ने लेक्चर में कल डिस्कस किया था बच्चों क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, अपन एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। ये तीनों क्वांटम नंबर्स अपन डिफाइन करेंगे, बट स्पिन क्वांटम नंबर्स यहाँ से डिफाइन नहीं किया जाता है। ये भी बात समझ में आ गई? ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब एक पॉइंट ये है कि सर एग्जैक्टली साई क्या है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी साई का बच्चों कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। मैं लिख देता हूं, देयर इज ए नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। साई का एग्जैक्टली कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सिर्फ बच्चों क्या है आपका यहाँ पे, अगर मैं टर्म की बात करूं तो दिस इज ओनली ए पैरामीटर्स, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ से आपके कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर मैं कुछ बातें करूंगा। तो साई यहाँ पे सिर्फ क्या है आपका, पैरामीटर्स है जो वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव के एम्पलीट्यूड को, वेव की फ्रीक्वेंसी को, वेव की वेवलेंथ को, उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साई का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो बच्चों साई स्क्वायर, इसके बारे में। तो मैं अगर साई का स्क्वायर करता हूं मॉड के साथ तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो साई स्क्वायर जो है ये बच्चों फिजिकल सिग्निफिकेंस को होल्ड करता है, बट जो साई है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इस टर्म को भी ध्यान रखना है। दिस इज ओनली वेव फंक्शन। और साई स्क्वायर क्या है? मैं अगर साई के बारे में बात कर रहा हूं तो साई सिर्फ वेव फंक्शन है। साई इज ओनली ए वेव फंक्शन, बट साई स्क्वायर क्या है? साई स्क्वायर को बच्चों पर मैथमेटिकली बोलते हैं कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसको बच्चों रिप्रेजेंट कौन करता है? साई स्क्वायर। इसलिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। नाउ इट इज क्लियर? मैं नेक्स्ट थर्ड टर्म की बात करूं तो बच्चों यहां से जो आपका साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर मैक्सिमम, मैक्सिमम किसके लिए डिफाइन होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की पॉसिबिलिटी कहां पे ज्यादा होती है? आपको पता है ऑर्बिट में बिल्कुल नहीं होती है। सबसे पहले आता है ऑर्बिट, जिसको अपन सेल बोलते हैं। फिर कौन आता है? सब ऑर्बिट या सब सेल। वहां भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता एग्जैक्टली। इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कहां पाया जाता है? ऑर्बिटल्स के अंदर, बिकॉज ऑर्बिटल से आता है 3 डायमेंशनल स्पेस। तो एग्जैक्टली एटॉमिक ऑर्बिट में आप, मैं अगर आपसे पूछूं कि साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगी, तो ऑर्बिट में नहीं होगी मैक्सिमम। नेक्स्ट पूछूं मैं सबसेल या सब ऑर्बिट में कितनी होगी, वहां भी मैक्सिमम नहीं आएगी। लेकिन एटॉमिक जो ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे अधिक होगी, मतलब साई स्क्वायर यहाँ पे सबसे अधिक होगा। ये क्लियर हो गया? एक पॉइंट और आता है कि बच्चों साई स्क्वायर की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? साई स्क्वायर की वैल्यू 0 वहां पे होती है जिसको अपन बोलते हैं नोड। नोड का बेसिक मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको, कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी बच्चों 0 हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल मिले ही ना। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा स्पेस, एक ऐसी पोजीशन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसको बच्चों अपन बोलते हैं नोड। तो दिस इज नोड। इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां पे होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। साई स्क्वायर का क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। इसका मतलब क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। कभी न्यूमेरिकल में आ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका मतलब है कि साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर मैक्सिमम कहां पे आएगा? एटॉमिक ऑर्बिटल में। मिनिमम कहां पे होगा? नोड के साथ, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। बट साई का अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। क्लियर हो गया सभी को? ओके। इसके बाद एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको लेता हूं, आपको समझ में आएगा। मैंने बच्चों बोला है साई 2, 1, 0,
इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। साई 2,1,0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखो साई जे वेव फंक्शन, तो मैं आपसे लिख देता हूं, आपको यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है इस तरीके से, और आपसे पूछा गया कि फाइंड ऑर्बिटल, फाइंड ऑर्बिटल, ए पॉइंट में है, बी पॉइंट में बोलता हूं मैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और इसका ऑर्बिटल क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, मैंने बोला साई के साथ आपका 2,1,0, तो मैंने रिप्रेजेंट किया था अगर आपको याद है, तो साई के साथ पहले कौन आता है एन, फिर कौन आता है एल, फिर कौन आता है एम। तो 2 आपको समझ में आया कि एन की वैल्यू कितनी बच्चे हो जाएगी 2, जस्ट कंपेयर, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। आपको बिल्कुल पता होगा कि एग्जैक्टली कौन सा ऑर्बिटल होगा ये। तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 2, तो 2 लिख लो। एल की वैल्यू बच्चों 1, एल की वैल्यू 1 है, तो कौन सा यहाँ पे आपका सबसे आएगा, डेफिनेटली पी आएगा। एस तो आ नहीं सकता, एस के लिए 0 होती है, डी के लिए 2 होती है, 2p। बाकी 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 किसके लिए होता है बताओ, पी में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 किसके लिए होता है, दिस इज 2pz, तो दिस इज द ऑर्बिटल 2pz। आपको बिल्कुल सही, करेक्ट, यस आंसर, यस बेटा। तो 2pz इज द करेक्ट आंसर। तो पहले का आंसर आ गया आपका कि सर व्हाट इज द ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल इज 2pz। मैं पूछूं यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला भी आपको एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में। अब मैं फॉर्मूला यहाँ पे क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर, उसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट एल ब्रैकेट एल प्लस 1 इंटू एच क्रॉस, एच क्रॉस समझ में आता है, h/2 उसी को हमने एच क्रॉस लिख दिया, हमने क्लास में ही बताया था। तो एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो रख दो आप अंडर रूट 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 और यहाँ पे एच क्रॉस। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, और 1 + 1 2, 2 × 1 2, तो अंडर रूट आपका 2, ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू एच क्रॉस। तो दिस इज द आंसर फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर हो गया सभी को? यस। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। आपको मैंने बेसिक बातें बताई, अब मैं चलता हूँ बच्चों इसके बेसिक पार्ट इज द डेरिवेशन। इस श्रोडिंगर-बेबी इक्वेशन को जब आप हायर लेवल स्टडी के अंदर जाओगे, है ना, आप इंजीनियरिंग करने जाओगे, आप रिसर्च करने जाओगे, तो वहां पे मेरी नॉलेज बच्चों आपको काम करेगी, वहां पे डेफिनेटली वर्क करेगी। तो श्रोडिंगर-बेबी इक्वेशन को कुछ बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया गया है, टोपी अपनी क्लास में आपका टोपी को लगा एच के ऊपर कैप लगा दो, और बाकी यहाँ पे साई इज इक्वल टू ई, और बाकी आपका साई। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों श्रोडिंगर-बेबी इक्वेशन का, ठीक है, ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, छोटा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। श्रोडिंगर-बेबी इक्वेशन का एक ये भी रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें मैं टर्म एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें एच का मतलब, एच के ऊपर कैप लगा है, व्हाट इज दिस, दिस इज हैमिल्टनियन ऑपरेटर, ठीक है। हैमिल, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। दिस इज दी हैमिल्टोनियन, ठीक है, ऑपरेटर। ये साइंटिस्ट के नाम पे ही है, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स में बहुत सारे मिलते हैं ऑपरेटर, तो उसी को अपन ने यहाँ पे यूज किया है। फिजिक्स में भी आपको मिलते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हम लोग बेसिक फिजिक्स का सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर्स का नाम होता है, ठीक है, जो एच के ऊपर कैप लगा हुआ पूरा एच कैप पूरे को बोलते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। बाकी साई क्या है, वेव फंक्शन, ये भी क्या है साई, वेव फंक्शन। व्हाट इज दिस ई, ई मैंने बताया था, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, जो भी एटम है उसकी टोटल एनर्जी आपकी कितनी होगी, समझ में आया। और टोटल एनर्जी बच्चों क्या होती है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, आपको बिल्कुल पता है, आपने निकाले थे ना एटॉमिक, जब मैं बोर्स मॉडल पढ़ रहा था तो मैंने बताया था टोटल एनर्जी क्या है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमने दोनों वैल्यूज निकाली थी। तो यहाँ पे जो ई है, ई का मतलब है टोटल एनर्जी, और उसका मतलब है आपकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल टर्म समझ में आ रहा है। और साई तो पता है, साई इज ए वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जिस सिस्टम को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, आपका एक एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, तो अपन बिल्कुल बोल सकते हैं कि साई का एग्जैक्ट मतलब क्या है। साई का एग्जैक्ट मतलब एक सिस्टम से रिलेटेड है, और एक ऐसा सिस्टम जिसके पास क्या क्या हो सकता है, उस सिस्टम के पास 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, उसके पास आपका 1 एटम भी हो सकता है, ठीक है, उसके पास 1 मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तभी मैंने बोला था कि यहाँ पे साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई इज ओनली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकता है।
वन एटम को रिप्रेजेंट कर सकता है, वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साई? यस। अब साई जो बच्चों है वो किसको करता है ऑपरेट? अगर साई जो अगर एच क्रॉस एच के ऊपर कैप लगाए इट इज हैमिल्टन ऑपरेटर, तो ये किसको ऑपरेट करता है? ये करता है साई को ऑपरेट। और साई पता है साई के पास एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, सब कुछ है। तो वहां से आप इसको अपन सॉल्व करेंगे डेरिवेशन के टर्म। तो जो एच कैप है, जो हैमिल्टन ऑपरेटर है, वो ऑपरेट करता है साई को। क्लियर है? बाकी ई के साथ साई लिखा है तो यहाँ पे एनर्जी, तो एनर्जी एक वो एक सिस्टम है जिसके पास एनर्जी है ई। एनर्जी का मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उस सिस्टम को हैमिल्टन ऑपरेटर ऑपरेट करेगा। बेसिक मतलब इसका ये है। तो दिस इज ऑल्सो ए शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्लियर हो गया सभी को? अभी मैं और एक बेटर टर्म से रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, एच के साथ यहाँ पे ऐसे कैप लगा हुआ है, इज इक्वल टू ई, और बाकी आपका यहाँ से साई। मैं इसमें भी और भी टर्म एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, बेटा ये मोर देन एनसीईआरटी आ रहे हैं। ठीक है, एडवांस के लेवल से जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा इसके पहले जो बताया था वो आपका जेई मेंस एंड ऑल दीज एग्जाम्स जो आपके रहते हैं उन सबके लिए काम करेगा। बट अभी थोड़ा सा अपन एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ से ये जो आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको दोनों एनर्जी देखने को मिलती है। एक तो काइनेटिक एनर्जी भी देखने को मिलती है, प्लस आपको पोटेंशियल एनर्जी भी देखने को मिलती है, जिसका मतलब है ई। ई यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है यहाँ पे? तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 m × b²। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है? हम प्लस का साइन लगा दे रहे हैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी, मैं उसका लिखता हूँ फॉर्मूला 1/2 k × x²। ठीक है, दिस इज दी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई। ठीक है, मैं सारी टर्म आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसके अंदर अपन जो एच की बात कर रहे हैं, जो आपका हैमिल्टन ऑपरेटर है, तो हैमिल्टन ऑपरेटर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ डबल डिफरेंशिएशन के टर्म में एच का मतलब क्या है, सही मतलब क्या है, आपका सिग्निफिकेंस क्या है। इसको अपन बोलते हैं माइनस में h² / 2 × m। और यहाँ से आपका डबल डिफरेंशिएशन आएगा d² / dx²। ठीक है, इसको बंद कर देंगे और प्लस में होगा आपका 1/2 k × x²। तो ये आपका जो मीन लिखा है हमने, यही मीन बच्चों के इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एच को। ई समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एच जो आपका हैमिल्टन ऑपरेटर है उसका सही मतलब है क्या? मैंने ये टर्म लिखा है बेटा सिर्फ एक्स एक्सिस को लेके, सिर्फ यहाँ पे एक्स एक्सिस आ रहा है। आप बाई को लेके लिखोगे तो फिर सही टर्म आएगा, यहाँ पे बाई हो जाएगा और यहाँ बाई हो जाएगा। मैं बोलूंगा जेड एक्सिस को लेके तो इधर जेड हो जाएगा और यहाँ भी जेड हो जाएगा। तो 3 डिफरेंट आपको टर्म्स देखने को मिलेंगे। हमने जब इक्वेशन देखी थी ना, तो इसमें डबल डिफरेंशिएशन क्या था? एक्स को लेके भी था, बाई को लेके भी था और जेड को लेके भी था। तो मैं स्पेस का में इसलिए मैंने आपको लिख दिया कि हैमिल्टनियन का सही मतलब क्या है, वो ये आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया? ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? No. अब हम बात करते हैं बच्चों इसके डेरिवेशन की तरफ। तो आर यू रेडी? डेरिवेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, तो बच्चों मान लेते हैं कि फॉर ए पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल हमारे पास है जिसकी एनर्जी टाइम के हिसाब से वैरी नहीं कर रही है। मैं जो यहाँ पे टर्म सॉल्व करने वाला हूँ, वो जो एनर्जी अपन लोग निकालेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं लिख लेता हूँ पहले एक पॉइंट, फॉर ए पार्टिकल whose energy doesn't change या बच्चों वैरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, हम उसको अभी यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जब कोई एक ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, तो बच्चों श्रोडिंगर ने उसी इक्वेशन को लिखा था एच कैप और साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। ठीक है, तो ये जो आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है किसके लिए डिफाइन होता है, ये भी ध्यान रखो। कोई एक ऐसा पार्टिकल, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो आपका प्रोटॉन्स हो सकता है, वो एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, जिसकी वो हम भी हो सकते हैं, जिसकी एनर्जी चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट दिस डेरिवेशन इज ओनली यूजफुल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, मतलब जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसके लिए प्रॉपर आपका वैलिड होता है। बात समझ में आ गई? यस, दिस इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर, इट इज करेक्ट, आपने सही पूछा है। एच कैप का मतलब दिस इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, दिस इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर। ई का मतलब क्या है? एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी है।
हुआ यहाँ तक सभी को? यस। कैसे लिखते हैं? ओके, ये भी मैं बता रहा हूँ। देखो, जो एच हमने लिखा है ना, एच कैप का मतलब क्या है कि टी कैप प्लस बी कैप। टी कैप, कैप लगी है इसके ऊपर है ना, टी कैप और बी कैप। टी कैप किसके बारे में बताता है? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के बारे में। और बी कैप बताता है पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर के बारे में। समझ में आ रहा है? तो एच कैप का सही मतलब क्या है? टोटल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बाकी लिखने का तरीका आपका यही है, और ये इसी तरीके से आपको लिखा गया है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल ध्यान देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एच कैप की जगह हटा दो, तो मैं इसी टर्म को मैं ऐसे लिख दूं, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैं लिख देता हूँ टी कैप प्लस बी कैप, ये एच कैप का मतलब हो गया, और इसको ब्रैकेट बंद करके साई लगा देते हैं, इज इक्वल टू ई इंटू साई। अब बताओ, ये भी इक्वेशन समझ में आई? हमने एच कैप को हटा दिया है, आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर दोनों को अपन ने ऐड किया है, एच कैप की जगह वो लिख दिया है, बाकी आपका साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। एनी कंफ्यूजन? देखो, अब बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले एक्स एक्सिस को लेके, कि भाई एक्स एक्सिस के, हम सिर्फ एक एक्सिस को लेके बेटा सॉल्व करेंगे, बाकी एक्सिस को अपन एक साथ लिख देंगे बाद में। हम सिर्फ एक्स एक्सिस को लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में साई बच्चों क्या आएगा? कोई भी एक वेव है, आपने पढ़ा होगा, कोई एक वेव है, तो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस तो बच्चों यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन क्या आएगी? तो ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है, इसको अपन एक नाम इसको दे देते हैं अपन, सपोज फर्स्ट इक्वेशन। तो साई इक्वल टू, ये आपकी बेसिक इक्वेशन आती है बीएफ की, ठीक है, साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स डिवाइड बाई, अपन इसे बच्चों करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो डी साई डिवाइड बाई डी एक्स। बोलो क्या आंसर आएगा? ये तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड बाहर निकाल दो, फिर आपका यहाँ से आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा, इसको बाहर निकाल दो। क्या दिख रहा है? साइन का बच्चों कॉस होता है, आपको सभी को पता होना चाहिए ना, डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ मिलेगा 2 पाई एक्स डिवाइड बाई लैम्डा। ये आपका हो गया है फर्स्ट डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन भी करना है आपको, बिकॉज आपकी डेरिवेशन में आता है डबल डिफरेंशिएशन। तो अपन करेंगे डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। बताओ क्या आएगा? अब कॉस का बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस साइन में, तो माइनस बाहर लगा लो। बाकी आपका ये हो जाएगा, फिर एक 2 पाई बाहर आएगा, तो 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा, इसका ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आप सबको आता है, ऐसा मैं मानता हूँ। कॉस का आपका साइन हो जाएगा, और फिर आपको मिलेगा वही 2 पाई एक्स डिवाइड बाई आपका लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो, जब हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला, डबल डिफरेंशिएशन में आपको आंसर ये मिल गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है बताओ? डिफरेंशिएशन में कुछ दिक्कत लग रही तो आप बता दो, एनी कंफ्यूजन? नो। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं कि यहां से हमें साइज इक्वल टू बच्चों ये था, साइज इक्वल टू था ए साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। तो देखो ए ये दिखाई दे रहा है, और साइन के साथ 2 पाई एक्स डिवाइड बाई लैम्डा ये दिख रहा है, तो इस टर्म को मैं हटाता हूं और मैं यहाँ पे साई लिख देता हूँ। अब समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा, अब ध्यान दो, ये बन जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा 4 इंटू, ये इसके स्क्वायर करेंगे 2 पाई का, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर, और मल्टीप्लाई आपका साइन। ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी थर्ड। तो डबल डिफरेंशिएशन का एक टर्म निकल के आ गया माइनस में 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई, एक्सिस में निकालना होगा या जेड एक्सिस में निकालना होगा, तो क्या करेंगे? यहाँ पे बस ये चेंज करेंगे, कुछ भी नहीं, यहाँ पे एक्स का बाई, यहाँ पे एक्स का जेड, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन सेम यही प्रोसेस। अच्छा, स्क्वायर कहां से आया? डबल डिफरेंशिएशन, अच्छा ये आपको ठीक है। देखो, जब हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये जो आपको दिख रहा है ना 2 पाई, देखो 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा, ये तो फर्स्ट डिफरेंस, तो ये भी तो कांस्टेंट भी तो बाहर आएगा ना, तो फिर से एक बार 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा फिर से बाहर आएगा, तभी तो आपका हमने स्क्वायर किया। ये टर्म समझ में आ रहा? ये आपको दिक्कत हो रही थी भाई, हमने एक बार डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई, फिर हमने जब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो आपकी ये इक्वेशन बन गई, हमने फिर से किया डबल डिफरेंशिएशन, तो फिर से cos के साथ 2 पाई लैम्डा कांस्टेंट, फिर बाई लैम्डा फिर से बाहर निकालो, तो स्क्वायर हो जाएगा ना, बाकी cos का 2 लैम्डा। नाउ इट इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को?
इसमें किसी को कुछ डाउट्स आप पूछ सकते हो? नो। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया है। करते हैं साथ डी ब्रोगली इक्वेशन की। तो डी ब्रोगली का भी इक्वेशन बच्चों शेडोंगर ने यूज किया था। तो डी ब्रोगली के हिसाब से क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई एम इंटू बी। तो हम हटाना चाहते हैं बच्चों लैम्डा, जो अभी शेडोंगर बेबी इक्वेशन में आया था। तो शेडोंगर बेबी इक्वेशन में जो लैम्डा आया था उसको रिलीज करते हैं। तो हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या थी, तो डी स्क्वायर साइन डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस में था आपका 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है। अब यहाँ से नीचे लैम्डा था, तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिला है, एच डिवाइड बाई एम इंटू बी। तो इसको रख देते हैं, तो एच डिवाइड बाई एम इंटू बी उसका स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर था ना, अपन ने ये रख दिया यहाँ पे, बिल्कुल समझ में आ रहा है। बाकी आपका यहाँ से साइन, एंड दिस इज साइन बी फंक्शन। हमने सिर्फ क्या किया है, लैम्डा स्क्वायर की जगह हमने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू उठाई बच्चों आपकी इस वेव इक्वेशन से, और यहाँ पे हम लोगों ने इस वैल्यू को पुट कर दी। क्लियर हुआ सभी को? यस। अब इसको अपन शिफ्ट कर देते हैं, है ना, एच बाई एम बी जो स्क्वायर है ना उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर साइन डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस में 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, एम स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा एच स्क्वायर। क्लियर? बाकी आपका साइन। और इसको थोड़ा से ढंग से लिखें, तो इसको अपन इधर शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका डी स्क्वायर साइन डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में कर हो जाएगा आपका ये 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बच्चों इक्वेशन, एक और इक्वेशन बन चुकी है, ये वाली इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपकी 4। क्लियर हो गया? अब जरा चेक करना, जो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी वो यही तो था आपका। तो डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप टोटल एनर्जी को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अपन टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ये टोटल एनर्जी क्या थी आपकी, काइनेटिक एनर्जी थी, और प्लस आपकी थी पोटेंशियल एनर्जी। इसको भी अपन लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की बच्चों वैल्यू बोलो कितनी लिखी जाए, 1/2 एम बी स्क्वायर 1/2 एम इंटू बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा। पोटेंशियल एनर्जी को अपन मान लेते हैं अभी बी, काइनेटिक एनर्जी आपका 1/2 एम बी स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे और टोटल एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, ई। तो बस हम लिख लेंगे ई इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू बी स्क्वायर प्लस बी। इस बी को जस्ट शिफ्ट कर दो तो बचेगा ई माइनस बी, ई माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू बी स्क्वायर। अभी क्लियर हुआ? ई माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ से आप बी स्क्वायर निकाल लो, इस बी स्क्वायर को निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो बोलो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? यस, बी स्क्वायर आपका आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और ये बनेगा ई माइनस बी और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा एम इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर निकल गया ना, इसको निकालो और यहाँ से निकलने के बाद इस बी स्क्वायर की जगह पुट कर दो। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए एक्स एक्स के टर्म को चूज किया है। उसको हमने फर्स्ट डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, फिर उसका हमने आपका डी ब्रोगली इक्वेशन लगा दी में लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी को, हमने यहाँ से लैम्डा को रिलीज किया। फिर हमने टोटल एनर्जी बच्चों निकाली, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, उसको अपने टर्म में लिखा। तो यहाँ से आपको निकालना है बी स्क्वायर और इसको यहाँ पे पुट कर देना है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? देखो इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एडवांस पर्पस के लिए तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। आप एक दो बार लिख के देखोगे, लेक्चर को मेरा फिर से देखोगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बिल्कुल ईजी है। मैं कल भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये, बट एक बार यहाँ पे जानना जरूरी है। अगर आप जो बच्चे आज समझ लेंगे तो कल उनके लिए बहुत ही आसान होगी इक्वेशन है, इसमें क्या क्या हमने यूज किया। जब यहाँ पे बी स्क्वायर की बच्चों वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और वो हो जाएगा आपका डी स्क्वायर साइन डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। जो बी स्क्वायर को हमने हटाया तो बच्चों आएगा 2 ब्रैकेट में ई माइनस बी डिवाइड बाई ई टोटल एनर्जी, बी आपकी यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई स्मॉल एम और इक्वल टू आपका 0। ये क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो यही बच्चों आपकी क्या है, यही आपकी इक्वेशन है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ये एक्स एक्सिस को लेके है, आप यहाँ पे बाई एक्सिस को लेके भी निकाल सकते हो। तो यही सेम इक्वेशन निकल के आएगी। बताओ मुझे, तो मैं पूरी इक्वेशन लिख दूं जल्दी से?
बोलो जल्दी। पूरी इक्वेशन लिख सकता हूँ, तो डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप याद रखो, डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी बाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी जेड स्क्वायर प्लस, अब बोलो 2 × 4, इसे करेंगे तो 8, ये हर आपके सारे इक्वेशन में कॉमन मिलेगा, तो 8 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर बाहर लिख लिया, और ब्रैकेट में ई माइनस बी, और यहाँ पे साई इज इक्वल टू 0। अब बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस, यहाँ से ये एम रिलीज हो जाएगा, ये एम तो बचेगा ही नहीं फिर, है ना। 4 पाई स्क्वायर, तो वो आपका 8 हो जाएगा वहां से, तो ये बनेगा आपका 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर, और फिर 2 यहाँ से अपन हटा सकते हैं, ये 2 को भी रिलीज कर देते हैं, तो बनेगा आपका ई माइनस बी, और बाकी यहाँ से आपका ये साई, मैं पूरा कर देता हूँ, ये साई, ये इक्वेशन, और फिर यहाँ से आपका ये टर्म आपका 8 हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट 8। तो फिर ये इक्वेशन आपको देखने, यही तो इक्वेशन हमारी थी, तो हमने क्या किया, एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले काम हम लोगों ने क्या किया, हम फिर से मेमोराइज करो ध्यान से। हमारे पास कोई एक पार्टिकल है बच्चों, उस पार्टिकल को हम लोगों ने क्या किया था कि भाई उसको एक बार लिखना है हमें, तो लिखने के लिए हमने एच कैप इंटू साई इज इक्वल टू ए इंटू साई हमने लिखा था। टोटल एनर्जी हमारा क्या है, तो टी कैप प्लस बी कैप हमने बिल्कुल लिखा था। अब बाकी हमारी जो बेसिक इक्वेशन बच्चों क्या होती है, कोई एक वेव इक्वेशन लिख सकते हो एक्स एक्सिस में, तो साई इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ई साइन 2 पाई एक्स डिवाइड बाई लैम्डा। ये आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, है ना, जब आप एसी करंट वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहां पे आता है ये सारी चीजें। तो साई इज इक्वल टू ए साइन, है ना, 2 पाई एक्स डिवाइड बाई लैम्डा, ये बेसिक इक्वेशन है। बस इसी इक्वेशन को हमें करना है आपको, एक तो डी साई डिवाइड बाई डी एक्स एक बार डबल सिंगल डिफरेंशिएशन, फिर आपका डी स्क्वायर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर आपको डबल डिफरेंशिएशन, बस इतना ही काम करना है। फिर उसके बाद हमने काम किया बच्चों, लैम्डा को रिलीज किया था, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच बाई एम बी। मैं लैम्डा को हटाया था डबल डिफरेंशिएशन से, एच बाई एम बी को अपन लेके आ गए। क्लियर है? और लास्ट में हम लोगों ने क्या किया है, यस लास्ट में हमने टोटल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की क्वेश्चन को फॉलो करी है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रहा है? यस। फिर यहाँ से अपन ने बच्चों क्या निकाला है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को हमने फिर वहां से रिलीज कर दिया था, और फिर आपका लास्ट में बन गया इक्वेशन। आप एक बार ड्राइव करोगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी था, कोई कंफ्यूजन अभी? तो यही बच्चों आपकी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाउ इट इज क्लियर?